माँ, जब से मेरी तेरे संग यह दूरी हो गई, जिंदगी जीना जैसे एक मजबूरी हो गई। आज पूरी तो हो गई हर ख्वाहिश मेरी, मगर तेरे बिना जिंदगी अधूरी हो गई। मेरी खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है, अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है, वो डांट डांट कर खाना खिलाना याद आता है, मेरे वास्ते तेरा पैसा बचाना याद आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी एक माँ और बेटे की कहानी है। जब माँ पर बहू चोरी छिपे अत्याचार करती है तो इस बात का पता जब उसके बेटे को चलता है तो उस बेटे ने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसी सच्चाई कही जिसे सुनकर उस पत्नी के होश उड़ गए। प्रिय दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। कमरे में बैठी निर्मला जी टीवी देखते हुए अपने पैरों और घुटनों का मालिश कर रही थी और कुछ देर पहले ही बच्चे स्कूल से आकर दूसरे रूम में होमवर्क कर रहे थे। तभी उनकी बहू सोनम किटी पार्टी से लौटी और निर्मला जी को टीवी देखते हुए उसके तन बदन में आग लग गई। उन्हें झिझकते हुए बोली, मैं जरा भी थोड़ी देर के लिए घर से चली जाती हूँ तो आप टीवी खोलकर बैठ जाती हैं। बिल क्या आपका मरा हुआ पति देगा? और यह पंखा फुल स्पीड में खोल रखा है, पर आपको क्या पता कि घर कैसे चलता है। अब उठिए यहाँ से, मैंने सुबह ही कवर बिछाए हैं। और पैर पसार के बैठ गईं, सारे कवर गंदे कर दिए। तो निर्मला जी नीचे जमीन पर बैठ गईं। आज बहू की बातें सुनकर उनकी आंखों के कोर गीले हो गए। इतने में बहू फिर से दमकते हुए बोली, जाइए मेरे लिए गरम गरम काफ़ी बनाकर लेकर आइए। और बाकी काम अभी किया है या नहीं? निर्मला जी अपने घुटने पर हाथ रखते हुए उठी और बोली, सोनम बेटा, मैंने काफ़ी सारा काम कर दिया है। सब्जी, कपड़े, झाड़ू, पोछा सब कर दिया, बस रोटियां बनानी बाकी है। मेरे घुटनों में दर्द ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए रोटियां तुम सेक लो। क्यों, आप क्या यहाँ पर बस रोटियां ही तोड़ने के लिए आई हैं? कोई काम को कह दो तो बस कोई न कोई बहाना लगा देती हैं। अगर आपको मुझसे इतनी ही दुश्मनी है तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? क्यों मेरा जीना हराम कर रखी हैं? मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देती? अपनी बहू की यह बातें सुनकर निर्मला जी ने कुछ बोलना उचित नहीं समझा। आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए रसोई की तरफ चली जाती हैं। अपनी मम्मी की तेज आवाज सुनकर बच्चे भी कमरे से बाहर आकर अपनी दादी को देख रहे थे। इतने में श्याम भी ऑफिस से जल्दी आ गया था। जब वह घर के बाहर था तो उसे सोनम की चिल्लाने की कुछ बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन घर के अंदर आया तो बच्चों को भी डरा सहमा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ भी परेशान लग रही थी। बच्चे कभी अपने पिता की तरफ देख रहे थे तो कभी नोटबुक में देखते। श्याम वही बच्चों के पास बैठ गया। उसने बच्चों से पूछा, तुम्हारी माँ दादी माँ से कुछ कह रही थी क्या? क्या वह दादी माँ से ऐसे ही बातें करती हैं? बच्चे डर की वजह से कभी हाँ कभी ना में सर हिलाने लगे। श्याम ने विचार किया कि बच्चे भी अपनी बात को सच्चाई से नहीं रख पा रहे हैं। इसका मतलब घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। मुझे इतना भी समय नहीं मिल पाता कि मैं माँ के पास बैठकर अच्छे से वक्त गुजार सकूं। बस रात को ही कुछ समय मिलता है उसके पास 2 घड़ी बिताने का। जब से पापा का देहांत हुआ है, माँ बड़ी अकेली हो गई है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि अपनी माँ को भी समय नहीं दे पाता। आज जो मैंने सुना है, क्या यह सब मेरी माँ रोज सुनती है? अब यह सब सोचते हुए श्याम का खून खौलने लगता है। उसको अपनी माँ के साथ हो रहे अन्याय ने अंदर से तोड़ दिया कि मैं अपने माँ के लिए 2 वक्त का चैन से खाना भी नहीं दे सकता। फिर मेरे बेटे कहलाने का क्या मतलब? लानत है मुझ जैसे बेटे पर। आज वह खुद को माँ का कसूरवार और कटघरे में खड़ा पा रहा था। मुझे पता होता कि वह अंदर से दुखी है और उस उम्र में भी वह बेचारी रसोई में काम करती थी। इस उम्र में तो लोगों को आराम और बच्चों के सहारे की जरूरत होती है, मगर आज मैं अपनी माँ का यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जब पापा थे तो माँ कितनी खुश थी, वह सोचने लगता है। निर्मला जी
इतनी बढ़िया खुशबू क्या बना रही हैं आप? यह कहते हुए श्याम के पिता राजकुमार जी रसोई के अंदर आते हैं और अपनी पत्नी निर्मला जी से पूछते हैं कि वह खाने में क्या बना रही हैं, कि उनके किचन से, उनके रसोई से इतनी सुंदर खुशबू आ रही है। तब निर्मला जी ने कहा कि आपको पता नहीं है, आज महीने का अंतिम दिन है, तो हमारा बेटा घर आने वाला है, तो उसके लिए ही मैं सारी पकवान बना रही हूँ। अब बेटे की बात सुनकर राजकुमार जी थोड़ा उदास हो जाते हैं और थोड़ा गुस्सा होते हैं और फिर आंगन में जाकर कुर्सी के सहारे बैठते हुए अखबार से अपना मुंह ढक लेते हैं। जब निर्मला जी चाय बनाकर अपने पति के पास ले जाती हैं, जब अखबार उनके चेहरे से हटाती हैं, तो उन्होंने देखा कि राजकुमार जी रो रहे हैं, उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। वो कुर्सी पर ऐसे पड़े थे जैसे शरीर में जान ही ना हो। निर्मला जी के चेहरे की तरफ देखकर बड़े धीरे से बोले, निर्मला, क्या सचमुच में हमारे बेटे को हमारी जरूरत नहीं है और उसके जीवन में हमारे लिए कोई जगह नहीं है? तब निर्मला जी ने अपने पति के बहते हुए आंसू को अपने आंचल से पोंछते हुए कहा, क्या कहते हो जी? खुद ही तो आपने उसे बोला था अलग मकान लेकर रहने को, और तब मुझे बड़ी तसल्ली देते थे कि मैं बेकार में ही रो रही हूँ। एक ही शहर में तो हम लोग रहते हैं, बस मोहल्ले का ही फर्क है। लगभग रुआंसी हुई शब्द में वो बोलती हैं। इतने में राजकुमार जी ने कहा, तो क्या करता, नहीं भेजता तो बहू क्या उसे इस घर में रहने देती? हर रोज कभी पुराने घर को लेकर तो कभी नए घर को लेकर झगड़ा किया करती थी और कभी बूढ़े हो चुके माँ बाप को लेकर लड़ती थी। क्या कहता मैं कि रहो हमारे पास, छोड़ दो अपने बीबी को। यह सब सुनने के बाद निर्मला जी बीते हुए दिनों को याद कर कर बड़ी दुखी हो जाती हैं और खाली चाय का कप लेकर रसोई में चली जाती हैं। कढ़ाई में सब्जी का तड़का अब जलने लगा था। जल्दी जल्दी उसे कढ़ाई से चलाकर उतारने के चक्कर में हाथ में कढ़ाई छू गया और उंगलियां जल गई, लेकिन मन के जलन ने आंखों में आंसू ला दिया। बैठ गई फर्श पर। वो उस दिन को याद करने लगती हैं जब उनका बेटा घर में भागा भागा आया और कहने लगा, माँ, मैंने नया और बहुत बड़ा घर लिया है। अब आप और पिताजी और हम सब एक साथ एक ही घर में रहेंगे। अब हम लोग को अलग अलग रहने की कोई जरूरत नहीं। तो इतने में श्याम की पत्नी सोनम ने कहा, अरे माँ बाबूजी को वहाँ पर रहने की क्या जरूरत है? अगर तुम उनका बोझ उठा सकते हो तो उठाओ, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगी। ना बाबा, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी, लेकिन इनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। सपाट ढंग से इतनी कड़ी बात कह दी थी सोनम ने। यह सब सुन के तीनों जन स्तब्ध रह गए, लेकिन अचानक राजकुमार जी ने बोलना शुरू किया और कहा, श्याम, तुम जाओ अपने घर में, हम अपने घर में ही रहेंगे। और हाँ, किसी को हमारी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। श्याम ने पिता की इतनी सख्त बात कभी नहीं सुनी। पापा, आपने अपना निर्णय सुना दिया और सोनम ने जिद, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या पापा? तब राजकुमार जी ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, क्या हुआ, एक ही शहर में तो रहते हैं, आते जाते रहना और सुबह शाम हमें देखते रहना कि हम जिंदा हैं या नहीं। लेकिन श्याम नहीं मान रहा था। उस दिन सोनम ने रात भर कितना बवाल किया। राजकुमार जी हाथ जोड़ के बेटे के सामने खड़े हो गए थे। बोले, जा बेटे, तेरे अच्छे बेटे होने का हमें कोई संदेह नहीं है। तू हमारा अच्छा बेटा है, लेकिन पुराने रिश्तों के चक्कर में तू अपना नया रिश्ता मत बिगाड़। तू अपने बीवी को समय दे। यह कहते हुए राजकुमार जी ने अपने बेटे श्याम को अपने सीने से चिपका लिया और उसे उस घर से अंतिम विदाई दिया। अब दोनों बहू बेटे नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। अब श्याम हर हफ्ते अपने माँ पिताजी से मिलने के लिए आता, उनसे मिलता, उनके साथ समय बिताता और दूसरे दिन चला जाता। वह कोशिश कर रहा था कि वह भरपूर अपना फर्ज निभाए। जब कभी भी एक आवाज में सुनता कि उसके पिताजी उसे बुलाए हैं, तुरंत हर काम छोड़कर भागा भागा आता। उनका दवाई से लेकर घर के राशन तक का, उनकी सेवा तक का पूरा प्रयास करता कि वो कर सके। महीने के हर दूसरे रविवार पूरे दिन और रात माँ बाप के साथ बिताता। वह एक दिन
उन दोनों माँ बाप के लिए दिवाली से कम नहीं लगता। उस दिन श्याम की माँ अच्छे अच्छे पकवान बनाती और फिर दोनों पति पत्नी उस दिन बहुत खुश नजर आते। इसी तरह जिंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन राजकुमार जी को हार्ट अटैक आया और वह निर्मला जी को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चले गए। अब पिता के मरने के बाद श्याम अपनी माँ को अपने घर लाता है, उन्हें अपने घर ही रखने लगता है। लेकिन जब श्याम नहीं होता तो उसकी पत्नी उसके माँ के साथ बहुत गलत व्यवहार करती और इन सब बातों का उस बेटे को कोई पता नहीं था। जब आज कुछ बातें उस बेटे ने अपने कानों से सुनी तो वो दंग रह गया था। अपने बच्चों से पूछ रहा था कि दादी के साथ क्या होता है, मम्मी उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। बच्चे भी नहीं बता रहे थे, बच्चे भी डर रहे थे कि हाँ कहें कि ना। श्याम वहां से उठकर सीधा माँ के पास पहुंचा तो माँ की ऐसी हालत देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। श्याम अपनी माँ का हाथ अपने सर पर रखते हुए कहता है, माँ तुझे मेरी कसम कि मैं जो भी आपसे पूछूंगा आप मुझे वो सच सच बताएंगी। मेरी नामौजूदगी में यहाँ क्या क्या होता है आपके साथ वो सब मुझे बताइए। निर्मला जी नम आंखों से बोली, मैं बहू को कुछ भी पूछती हूँ तो वह पलटकर जवाब देती है, बुढ़िया तू चुपचाप रह, तुझे इससे क्या मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। बेटे मैं इस घर में इतना भी नहीं पूछ सकती कि कोई क्या कर रहा है। बहू एक बार भी मुझसे कुछ करने से पहले कुछ बताती नहीं है, सलाह लेना तो दूर की बात है। अरे हम तो घर के छोटे छोटे काम भी तेरी दादी की सलाह के बिना पूछ कर नहीं करते थे और वो भी बड़ी खुशी से हमको सलाह दिया करती थी। लेकिन सोनम बहू के लिए तो मैं सिर्फ इस फालतू सामान के अलावा कुछ नहीं हूँ। जब तक घर में तुम रहते हो तब तक वह मुझसे अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन तुम्हारे जाते ही वह मेरे तरफ से बिल्कुल नज़र फेर लेती है। अगर तुम मुझे कभी मेरे पसंद की चीज़ें मुझे लाकर देते हो तो तेरे जाने के बाद बहू इस घर में कलेश मचा देती है। तो इसी वजह से मुझे उन चीज़ों के लिए तुझे मना करना पड़ता है कि बेटा मुझे यह चीज़ नहीं पसंद है, मत लाया कर घर। मैं बहू की कितनी ही बातों को अनदेखा करती हूँ, लेकिन बहू अपनी ओछी हरकत से बाज नहीं आती। अब बच्चों को भी हर तरह की बातें सिखाने लगी है। बाहर से कुछ खाने का सामान मंगाती है तो बच्चे मुझसे छुपा कर लाते हैं और मेरे लेट जाने या फिर सो जाने के बाद वो खाते हैं। जब भी मैं किसी के साथ बैठी रहती हूँ तो बच्चे मेरे आसपास मंडराते रहते हैं कि दादी अपने सहेलियों से क्या बात कर रही है। एक दो बार मैंने बच्चों को कुछ चीज़ें छुपा कर ले जाते हुए देखा तो मैंने पूछा क्या है, तो बच्चों ने झूठ बोल दिया, कहा कि दादी घर का कुछ सामान है। निर्मला जी की वहीं दो पड़ोसियों से पहचान हो गई थी, वही दोनों लोग उनसे मिलने आया करती थी, लेकिन वह भी सब कुछ समझती थी। उन्होंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। एक दो बार निर्मला जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती हैं कि बहू बच्चों को ये सब सिखाना ठीक नहीं है, लेकिन बहू उन्हें उल्टा जवाब देती और कहती, आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं, इन्हें सिखाने या बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जो देखते हैं वही करते हैं। और बात रही खाने पीने की, तो आपको यह बातें शोभा नहीं देती। अपनी उम्र तो देखिए, इस उम्र में भी चटोरापन करेंगी तो हमारे सिर पर ही आफत आन पड़ेगी। आपको क्या, आप तो बिस्तर पर पड़ जाएंगी। निर्मला जी गुस्से में बोली, बहू मैं चटोरापन करती हूँ? जिस आदमी की अफसरशाही की तनख्वाह तुम हर महीने गिनती हो और जो इतना बड़ा घर लिए बैठी हो, वो सब ना होता। और रही बात आजकल के बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, तो याद रखना तुम्हारे साथ भी यही होगा। आगे निर्मला जी अपने बेटे से कहती हैं, तुम्हारे जाने के बाद बहू बाहर सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है और पूरा घर का काम मुझ पर छोड़ जाती है, और अगर कुछ बोलती हूँ तो उल्टा मुझे ही चार बातें सुनाती है। यह कहते हुए निर्मला जी फूट फूट कर रोने लगती हैं। इतने में सोनम दूसरे कमरे से आवाज लगाती है और कहती है, बुढ़िया अभी तक तुमने एक कप कॉफी तक नहीं बनाई, या फिर रसोई में घुटनों का बहाना करके बैठ गई हो। आगे वह कुछ बोल पाती इससे पहले उसने अपने पति श्याम को अपने सामने देखा और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। श्याम ने गुस्से में खींचकर एक तमाचा सोनम के गाल पर जड़ दिया।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरे माँ के साथ ऐसा करने की कोशिश की? एक थप्पड़ से कोमल एकदम से कपकपा गई। अरे आप कब आए? श्याम ने कड़कते हुए लहजे में कहा। मैं तभी आ गया जब तुम मेरे माँ को खरी खोटी सुना रही थी, उटपटांग बातें कह रही थी। शक तो मुझे था, लेकिन आज कानों से सुन लिया हूँ तो यकीन हो गया। काम वाली को भी तुमने इसीलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसके बदले मेरी माँ काम कर सके। तुमने यह जानबूझकर किया। यह गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, बंगला, पैसे, हर चीज पर मेरी माँ का हक है। इस माँ ने मुझे मेरी माँ के मरने के बाद मेरी दयनीय हालत देखकर अपना लिया था। अपनाया ही नहीं, पूरे 5 साल तक मेरा इलाज भी कराया। मुझे मरते हुए मेरे दादी के गोद में छोड़ दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। इन्होंने मुझे अपनाया। माँ ने दूसरा बच्चा भी इसलिए नहीं पैदा किया कि कहीं उनके प्यार और इलाज में कहीं कमी न आए। अगर तुम सुन सको तो सुनो सोनम, मैं माँ के देवर की औलाद हूँ, जिन्होंने मेरी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली। सौतेलेपन के दंश से इनकी ममता ने मुझे बताया। मैंने खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरे माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिंदा हूँ तो इन्हीं के सहारे हूँ। मेरे पिता दूसरी शादी कर लिए थे। अगर मैं वहां पर जाकर रहता तो मैं सौतेलेपन का शिकार होता। इस चीज से इन्होंने मुझे बचाया और अपनाकर मुझे एक माँ का प्यार दिया। अब यह सुनने के बाद सोनम शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेती है और उस माँ के चरणों में पड़ जाती है और रोने गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन वह माँ उसे कहाँ माफ करने वाली थी। श्याम भी उसे कभी जिंदगी में माफ नहीं करता और श्याम कहता है, आज से मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी माँ का सेवा अकेले कर लूंगा। तुम्हें जो करना है, जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन मैं अपनी माँ का सेवा खुद अकेले कर लूंगा। अब श्याम ने सोनम से जिंदगी भर तक बोलना छोड़ दिया और वह हमेशा अकेले रही। आज सोनम भी बुढ़ापे अवस्था में है और उसके साथ भी उसके बच्चे वही कार्य कर रहे हैं जो सोनम ने कभी अपने सास के साथ किया था। उसने कहा था कि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। आखिर बच्चे जो देखे थे वही कर रहे थे। यह बात बताने के लिए आज निर्मला जी तो जिंदा नहीं थी, लेकिन सोनम को ये बातें भली भांति पता थी। उसने जो बोया था वही काट रही है। आज वह भी 4 दीवारी के अंदर कमरे में बंद अकेले जीवन गुजार रही है। बहू बेटे, हम सबका दायित्व है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उन्हें वृद्धा आश्रम या इसी तरह अकेले तन्हा जीने के लिए मजबूर ना करें। श्याम ने अपनी पत्नी के साथ जो किया, क्या वह सही था या गलत? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।